देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी। इसमें लॉ कमीशन ने भी अपनी सिफारिशें दी, 22nd लॉ कमीशन भी बैठा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो यूसीसी को अपने प्रदेश से पारित करेगा, उसे एक कानून की शक्ल देगा। यूसीसी क्या है? क्या यह समय की मांग है? क्या इससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव में कमी आएगी? जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे अलग रखा गया है, उसका क्या असर पड़ने जा रहा है? इसमें लिव इन रिलेशन जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है, उत्तराधिकार की बात की गई है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील संजय के चड्ढा साहब को। बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका चड्ढा साहब, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, एक ऐसे समय पर जब बड़े पैमाने पे ये मांग भी चल रही थी कि साहब एक देश में एक कानून होना चाहिए, ये जो उत्तराखंड की विधानसभा चर्चा कर रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, भट्ट जी धन्यवाद मेरे प्रदेश में मुझे पहुंचाने के लिए। मैं भी उत्तराखंड से ही, देवभूमि से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहली बात, जो एक बहुत गंभीर विषय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के नाम से जाना जाता है, जो क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या कारण है, और क्या ये कोई पॉलिटिकल मोटिव है या ये हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है। बट मेरा एक अपना मानना इसमें ये है, दो तीन परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा। दो तीन अहम आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 37, 30 और 37 वो बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको हर राज्य को, हर देश की और राज्य की सरकारों को अपनी नीतियों में फॉलो करना है। ये एक बात हो गई। अब आते हैं अगला एक आर्टिकल, आर्टिकल 44, ये जो कि बड़े डायरेक्टिव स्पष्ट। प्रिंसिपल है, लेकिन जी हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसीलिए बता रहा हूं नीतियों में। जी नहीं तो पहले दिन से ही लागू हो जाता। ये धीमे धीमे हमको इस तरफ बढ़ना है, और धीमे धीमे अपनी नीति में, अपनी जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के जो कदम हैं, उनमें इन चीजों को लाना है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आर्टिकल 37 में प्रोवाइडेड है कि कैसे उनको हमको लॉ में डालना है। और आर्टिकल 44 में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किया गया है एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करना चाहिए। ये तो हो गई कानूनन बात। बिल्कुल आपने सही बीच में टोका था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में बहुत फर्क है। क्या ये किसी प्रकार का राइट नहीं है, ये तो डायरेक्टिव है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि घबराने की, या किसी भी माइनॉरिटीज को, महिलाओं को, जिनको एक बार बार कहा जाता है कि घबराने, ये तो इससे न जाने अनर्थ हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। ये अच्छाई के लिए उठाया गया कदम है। और एक नहीं, कई जजमेंट हैं जिनमें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिनमें यूसीसी का समर्थन किया गया है। शाहबानो का केस है, कई सारे, में उनमें जाना नहीं चाहता। वो सब जजमेंट्स भी हमने देखे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से समय समय पे कहा है कि आप यूसीसी के लिए प्रयासरत होइए। आपने खुद अपने प्रारंभिक उद्घोषण में कहा कि जो विधि आयोग है, जो कानून का आयोग है, उसने भी ये कहा है कि इसकी समर्थन किया है, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आई है। लास्ट रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक आवश्यक कदम है। उत्तराखंड पहला नहीं है, दूसरा राज्य होगा। गोवा पहला के राज्य बाद है गोवा। बिल्कुल, पहला राज्य है बट गोवा। कानून पारित तो करने वाला उत्तराखंड बन रहा है। जी, कानून पास करने वाला, लेकिन जो कानून लागू होने वाला दूसरा राज्य हो बिल्कुल, जाएगा। गोवा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं और आगे जाऊं तो पुडुचेरी में और गोवा, दमन दीव में हम लोग जो कई अन्य लॉज हैं उनको भी लागू करते हैं, जो कॉमन सिविल कोड के समीप हैं, क्योंकि वो कॉलोनीज थी, पोर्चुगीज कॉलोनी थी। दमन एंड दीव की अगर हम बात करें तो खैर वो तो चड्ढा साहब, संजय जी, क्या आप मानते हैं कि जो बार बार ये दावा किया जा रहा है कि साहब ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अंत करेगा,
क्या वाकई जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें बहुत कमी आएगी, एक तरह से वो खत्म हो जाएंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं? देखिए, जहां तक हमारे इस कानून की बात है, कानून बन जाते हैं। देखिए, कानून तो ये भी है कि मर्डर नहीं होना चाहिए, मर्डर नहीं होना चाहिए, चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून है वनस्पत उसके भी कानून का उल्लंघन होता है। और हमने देखा इस तरह के चीजें सामने आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिटेरेंट होता है अगर कोई चोर 100 बार सोचता है चोरी करने से पहले। इसी प्रकार से जो 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 महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न है, मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहता हूं, मेरे ख्याल से अगर वो ये कानून आते हैं और इस तरह के महिलाओं के को जो बराबरी का हक देते हैं, तो उससे बचाव महिलाओं का ही होगा। और उनके लिए एक सशक्त सरकार, चाहे वो ये सरकार हो या आगे वाली कोई भी आने वाली सरकार हो, वो उनके राज्य उनके चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएगा कानूनी अधिकार के द्वारा। संजय जी, एक अगर मैं बहुविवाह की बात करूं, पॉलीगैमी की बात करूं, अगर मैं आईपीसी की बात करूं, तो ये 494 के तहत एक अपराध है। लेकिन आप जानते हैं खास कम्युनिटी में आप बहुविवाह कर सकते हैं, उनके यहाँ पर ये प्रचलन है। तो क्या ये माना जाए कि ये महिलाओं का अधिकारों का हनन होता है? साहब, आप पहली महिला के होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये मैं दो तीन इसके बातें हैं जिन पे मैं कहना चाहूंगा। जवाब में एक आध दो नहीं, कुछ एक चीजें बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, कानून का हनन होता है, निश्चित तौर पे कानून प्रोवाइड करता है एक महिला के साथ ही, एज फार एज ए पर्टिकुलर सेक्ट इज कंसर्न, हिंदूज के लिए, सिख के लिए और बाकी कई लोगों के लिए। लेकिन एक्सेप्शन क्रिएट हुई है मुस्लिम्स के लिए, जहां पे उनको 4 महिलाओं के अधिकार को प्रोवाइड किया गया। उसका कारण क्या है? एक जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये सवाल आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना मत देते हुए ये कहा था कि कुछ एक एसेंशियल, इस पर्टिकुलर चीज पे नहीं कहा था, लेकिन ब्रॉडली ये कहा था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं उनमें दखलंदाजी नहीं की जा सकती। क्योंकि आज हमारे देश में, देखिए, एक बात बहुत अहम है यहां जानना, आप भट्ट जी आप अप्रिशिएट भी करेंगे कि सिविल लॉ वैसे कॉमन ही है, एक्सेप्ट 3 चीजों को छोड़ के। अगर आपने मुझसे पैसा लेना है, चाहे मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, जो भी हूं, आप मेरे लिए सिविल सूट पर रिकवरी ही करते हैं। तो सिविल कानून एक है, लेकिन पर्सनल लॉज जो हैं, जो चीज जो डील करते हैं मैरिज के साथ, जो डील करते हैं मैरिज से रिलेटेड, जैसे डाइवोर्स एक्सेट्रा के साथ, पहली चीज। दूसरा, जो डील करते हैं मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन, मेंटेनेंस कैसे मिलेगी, कौन उसको मेंटेनेंस देगा एक व्यक्ति को, और कैसे उसने बच्चे को किसी को अडॉप्ट करना है या क्या करना है, उससे पर्टेनिंग लॉ। और तीसरा है इनहेरिटेंस का लॉ, अर्थात क्या आप कैसे क्या क्या चीजें इनहेरिट करेंगे, बाप की चीज किसको, बेटी को कितनी कितनी मिलनी। इन 3 चीजों के सिवा बाकी सारा सिविल लॉ एक है। अब ये 3 चीजें जो है ये किनसे गवर्न होती है? ये पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। हिंदूज के लिए हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इस तरीके से लॉ बने हुए हैं। इसी प्रकार से मुसलमानों के लिए उनका पर्सनल लॉ, और बाकी लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए उनका पर्सनल लॉ, और अगर कोई कॉमन जाए तो उसके लिए इंडियन मैरिज एक्ट है, इंडियन, जो मिक्स हो जाते हैं अगर 2 लोग, तो लॉ परिपक्व है, लॉ दिया हुआ है। अब क्या करना चाहते हैं? इन तीनों को भी समावेशित करके एक देश एक कानून बनाने की बात हमारे समक्ष आ रही है। इसमें भी मैं प्रबल तरीके से आपसे बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल गाइडलाइन दी हुई है कि आप किसी भी व्यक्ति के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो जिसके बिना वो अपनी लॉ, अपने धर्म की जो स्थिति है उसको फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन यहां तो पूजा पद्धति पे कोई टिप्पणी नहीं की गई है। पूजा पद्धति वो जिस तरीके से करता है, जो उसका रिलीजियस कल्चर है, उसको मानने के लिए वो स्वतंत्र है, उस पर तो कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब संविधान ने जो मुझे
मेरे रिलीजन को मानने के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिया है, यूसीसी उसका उल्लंघन करता है। जहां पे उल्लंघन करेगा, रमेश जी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, इसीलिए बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो 25, 26, 27, 28 में इत्यादि सेक्शंस में, आर्टिकल्स में, वो इसके ऊपर उनका भार ज्यादा है, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी, इसीलिए जो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो एसेंशियल राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन ये जो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, जैसे पॉलीगैमी है, बहुविवाह है, चाहे उनके यहाँ हलाला जैसी प्रैक्टिसेस हो या इद्दत की बात हो, आपको लगता है कि पढ़े लिखे समाज में, खासकर आज के पढ़े लिखे समाज में, इस तरह की कुप्रथा की कोई जगह नहीं होती और इसमें एडमेंसी नहीं दिखानी चाहिए? अगर हम अपनी बात करें, हमने भी अपने कई सारे कल्चरों में बदलाव लाए, जैसे सती प्रथा। हमारे यहाँ एक दौर में सती प्रथा होती थी, हमें मालूम था वो गलत है, वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, उसे बंद किया गया। ऐसे हमने डिस्क्रिमिनेशन का जो छुआछूत का मामला था, उससे हम बाहर निकल के आए। तो आपको लगता है कि एडमेंट होने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कौन सा आपके जीवन को एक सम्मानजनक जीने का अधिकार दे रहा है? बिल्कुल आपने सही बात कही। और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज जो रिलीजन ने जस्ट स्वीकार कर दी, ऐसी पद्धति, ऐसी प्रणाली, ऐसी स्थिति जिसके बगैर रिलीजन को अगर हम फॉलो करेंगे तो गुनाह हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जो आपने अभी चीजें गिनाई, मुझे लगता है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं आती हैं। इसी चीज का संज्ञान जब इस चीज को चैलेंज किया जाएगा तो वहां कोर्ट में लिया जाएगा, जहां पे कोर्ट में तमाम चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद में ये निर्धारित किया जाएगा कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, और फिर उसके आधार पर निर्णय होगा। अब जब यूसीसी की जो रिकमेंडेशन है, अगर कोई कुरीति है सर, अगर कोई कुरीति है, वो स्वीकार नहीं होगी। ये आप माइंड माय वर्ड्स सर, अब यूसीसी की रिकमेंडेशन कहती है कि साहब आप किसी भी विधि से शादी करें, किसी भी धर्म में शादी करें, आप बिना रजिस्ट्रेशन करे वो शादी को वैध नहीं माना जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये तो एक अच्छी पहल है। बिल्कुल अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कुताई भी नहीं है, बल्कि ये तो हर नागरिक के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के अधिकारों के लिए। अगर आपको कहीं विदेश ट्रेवल करना है तो ये इस चीज की अनिवार्यता है। अगर आपने विदेश में कहीं नौकरी करने जा रहे हैं और मियाँ बीबी को ट्रेवल करना है तो ये अनिवार्यता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो बहुत ये मेरे को लगता है बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि हर शादी भी रजिस्टर्ड होगी तो कम से कम एक एक परिपक्व प्रोविजन है। मुझे ज्यादा इसमें बोलने की आवश्यकता है। एक और बात होती है कि क्या महिला क्या पुरुष, सबको समान अधिकार इस संविधान ने दिए हैं, लेकिन जब हम पर्सनल लॉज में आते हैं, तलाक के मामले में महिला और पुरुष के समान अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अगर यूसीसी इसकी रिकमेंडेशन कर रहा है तो आपको लगता है इसके लार्जर इंप्लीकेशन होंगे, वो भी फायदे के लिए होंगे? निश्चित तौर पे वो जो महिलाएं जो समझती हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में हनन हो रहा है, उनको किसी भी तरीके से जो मजबूत अधिकार होने चाहिए उन अधिकारों को छीना जा रहा है, तो ऐसी महिलाएं निश्चित तौर पे उनके लिए मेरे ख्याल है लाभप्रद बात है। एक और बात यहां पर आ रही है कि जैसे हम कहते हैं कि माता पिता पे बेटे या बहू की, उनकी संपत्ति पे बेटे और बहू की अधिकार है, लेकिन मान लीजिए बेटे की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उन बुजुर्ग माता पिता का क्या होगा? अगर यूसीसी कह रहा है कि उसका एक निश्चित अंश उन माँ बापों पे भी जाएगा, तो आपको लगता है आज ये समय की दरकार है, जिस तरह से ओल्ड एज होम्स खुल रहे हैं या हम रोजाना इस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं कि माता पिता को सड़क पे ले आए, तो अगर कानूनी रूप पे उनको संरक्षित किया जाता है तो आपको लगता है ये एक स्वागत योग्य कदम है? निश्चित तौर पे ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है, और इस तरह के प्रोविजन अन्य राज्यों में भी हैं, अन्य जगहों पर भी हमको इससे समकक्ष प्रोविजन मिल जाएंगे आपको जो सिमिलर हैं। जैसा ये प्रोविजन आपने बताया, इस तरह के अन्य कानूनों में भी प्रोविजन हैं। एकदम इवन हिंदू लॉ में भी इसका प्रोविजन है कि कैसे
मदर को और फादर को भी उनका राइट है। तो निश्चित तौर पे ये गंभीर एक इशू है, और इस पे अगर स्पेसिफिक लॉ आ जाता है तो पुरानी जितनी भी सिलवटें हैं, पुराने जितने भी गलत या ये भ्रम हैं, उन उन भ्रमों को दूर करता है। तो ये तो एक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्वागत योग्य प्रोविजन है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये हुआ कि माता पिता की संपत्ति में जितना अधिकार बेटे का है उतना अधिकार बेटियों का है, लेकिन कई और धर्म में आप जी जाएंगे ये व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो आपको लगता है जी। आज के समय में कम से कम ये व्यवस्था जब हम बात करते हैं तो पर्सनल लॉज आड़े नहीं आने चाहिए कि उनके, वो भी तो उनके अधिकारों का हनन है। बिल्कुल, आपने ये इस बात में मैं 2 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन बताता हूँ। 1956 में पहली बार जो हिंदू लॉज हैं उनमें चेंजेस लाने शुरू हुए, और इस पूरे चेंजेस को और परिपक्वता आने में 50 से 55 साल लग गए, 5 दशक लग गए। 2005 में महिलाओं को, पुरुष के, बहन को, भाई के, बेटे को बेटी के बराबर अख्तियार मिला। ये 55 साल लग गए, 2005 में इस पे निर्णय आया, और अब एटलीस्ट हिंदू लॉ में ये अधिकार बराबर हैं। अब आते हैं यूसीसी में दिए गए प्रोविजन के आधार पे, अगर महिलाओं को भी समकक्ष अधिकार दिए जाते हैं पुरुष के। एक और तो हम, मेरे को लगता है दिन में 25 बार ये बात कहते हैं कि महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं। अब हर हर दूसरा सेंटेंस यही होता है, चाहे वो प्रदेश हो, राज्य हो, कहीं की भी सरकारें हो, चाहे पुरानी हो, नए हो, कोई भी पार्टी हो, सब लोग इस मेरे को लगता है कि अपना सहमति देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक स्वागत वो है, और ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए एक बड़ा भारी कदम है। मैं एक और बात चाहूंगा, पूरे विश्व के तकरीबन 150 राष्ट्र हैं जहां पे सिमिलर लॉ है, सिमिलर सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लॉ सेम है। तो क्यों नहीं भारत में? और मुझे लगता है, मैं तो पहले दिन से इस चीज का बहुत स्वागत करता हूं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में इस चीज का स्वागत किया है, इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेने के लिए कहा है। तो मैं पुनः एक बार अपने राज्य की सरकार को बधाई देता हूं इसके एक लिए। और बात जो मैं इसमें, इस इंपॉर्टेंट इशू है लिव इन रिलेशनशिप। ये मुद्दा बहुत चर्चा में है काफ़ी समय से, और अब इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि साहब अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इसका आपको डिक्लेरेशन देना होगा, यानी आपको बताना होगा, और अगर डिक्लेरेशन आपने नहीं दिया तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। यानी जिस तरह की दिक्कतें आ रही थी या जिस तरह के मामले सुनाई दे रहे थे, आपको लगता है ये हाई टाइम था कि हमें इस ओर कदम बढ़ाना ज़रूरी हो गया था? देखिए, इस ओर बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल 3-4 जजमेंट है 2019-18, यहां पे ही कह दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप अगर है तो महिला को, पुरुष को वही अधिकार हैं जो एक शादीशुदा महिला और पुरुष को होते हैं। पहली चीज, उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये प्रोविजन, मुझे लगता है इसका रजिस्ट्रेशन, जैसे मैरिज का आपने बताया कि उसकी आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से अब लिव इन रिलेशन के लिए भी आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये एक ढांचा तैयार करता है। मजबूती की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, परिपक्वता, हमने देखा कई ऐसे हमारे समक्ष चीजें आई। शुरुआत से अगर हम देखना शुरू करें, कई पिछले 7-8-10 साल में, जहां पे लिव इन रिलेशन में रह रही महिला को उत्पीड़न झेलना पड़ा। ये हमने कई न्यूज आइटम्स सुने हैं, आपने भी देखे होंगे। मैं किसी रिलीजन या किसी धर्म का भी यहाँ पे जिक्र लेके इस चीज में कोई कड़वाहट नहीं डालना चाह रहा हूं, लेकिन एक बहुत परिपक्वता की बात है कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इसका भी कोई निष्कर्ष होना चाहिए। और अगर आप लिविंग में रह रहे हैं, आप शादी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको रजिस्टर करा के जो अधिकार और दायित्व हैं उनको तो दोनों लोगों को पालन करना ही। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि अगर इस लिव इन के दौरान उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका स्टेटस क्या होगा? तो यहाँ उसका स्टेटस बताया गया, उसे वैध संतान माना जाएगा,
कि जैसे एक बच्चे का अपने माता पिता के संपत्ति में अधिकार है वैसे ही इस बच्चे का होगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी 2018 में ही, रमेश जी, एक जजमेंट में इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको बच्चे को पूरा अधिकार है, एज एन एंड दे आर देयर नेचुरल गार्जियंस हैं वो दोनों लोग, हस्बैंड और वाइफ, और उनको अगर कोई आगे किसी भी तरीके से कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो बच्चे को संपूर्ण अधिकार मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और बात आपसे बता देना चाहता हूँ, हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं उनको इससे बड़ी अहम जानकारी मिलेगी। अगर कोई नाजायज भी औलाद है, जिसे कहते हैं ना नाजायज, मतलब शादी के बाहर की कोई बच्चा है, उसको भी तमाम अधिकार है, उस बालक के पास या बालिका के पास संपूर्ण अधिकार हैं, जैसे एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के पास। संजय जी, आज हम सदन में जो विधानसभा चर्चा कर रही थी उसमें नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा साहब आपने जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है उनको बाहर क्यों रख दिया? अगर आप कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, महिलाएं सशक्त होंगी, तो फिर उन महिलाओं को इससे अलग क्यों रख दिया? ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि उसके पीछे मैं एक ठोस तर्क देना चाहूँगा। जो ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर सेंसेस है 2015 का, जो बताता है कि शेड्यूल ट्राइब्स में जो मर्द हैं उनके पास 88.7% लैंड होल्डिंग है और जो महिलाएं हैं उनके पास केवल 11.3% है। 2015-16 में महिलाओं को 11.3 से बढ़ के थोड़ा 16.87% हो गया। यानी जो माता पिता की प्रॉपर्टी है उसमें तो महिला का अधिकार है ही नहीं। तो जब हम भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कर रहे हैं, तो इनको अलग रख देना ये थोड़ा समझ से परे है। क्या आप इसमें थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण दे सकते हैं? कारण पहले बताता हूं क्या कारण है इनको अलग रखने का, और उसके बाद अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि मैं आपने जो बात कही उसको स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से उनको अलग नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जब समानता दी जा रही है तो सबको दी जानी चाहिए, उनको क्यों नहीं दी जानी चाहिए। इसका उनको अलग रखने का कारण जो दिया गया है वो ये है, अगर पूछे जाने पे आपको मिलेगा भी, ये जवाब भी मिलेगा सरकार से, वो ये है कि ये अनुसूचित जो जाति हैं, जनजाति हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनका एक अपना कल्चर होता है, इनका एक अपना, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ थारू और पता नहीं कौन कौन सी जनजातियां हैं जिनको अलग से प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और यही वजह है, यही कारण है कि उन लोगों के ऊपर इस नियमावली को और इस लॉ को नहीं लगाया जा रहा। बट आपने जैसे अभी 2 आंकड़े दिए वो तो थे ही थे, इसके अलावा असंख्य ऐसी बातें हैं जो बार बार यही कहती हैं कि उनको भी प्रोटेक्शन ऊपर उठाने की आवश्यकता उनको भी है, तो उनके लिए भी ये काम होना चाहिए। अब सब लोग, मैं पॉलिटिकली थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर वाकई ये महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का है तो 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दों पर काम किया गया, क्यों नहीं केंद्र सरकार इस कानून को ले आती? क्योंकि एक राज्य सरकार ला रही है, एक आप वेस्ट बंगाल से कभी कल्पना कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? या आप बिहार में सोच सकते हैं, या फॉर दैट मैटर यूपी में सोच सकते हैं? देखिए, मैं शायद कल एक न्यूज आइटम में टेलीविजन में ही देख रहा था कि केंद्र सरकार भी एक प्रारूप तैयार कर रही है और उस प्रारूप के आधार पे वो यूसीसी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है। और उत्तर प्रदेश का तो नहीं, मैं उत्तरांचल, हमारे यहाँ का उत्तराखंड का जो कानून है ये एक मील का पत्थर बनेगा। मुझे लगता है कि हमारे को देख के अन्य राज्यों में भी, पहली बात, और दूसरी बात केंद्र स्तर पर भी मुझे लगता है कि यूसीसी आना चाहिए। अब कल के दिन मान लीजिए कोई कोर्ट में जाके ये कह दे कि साहब एक तरफ ये जो कानून बनाया गया है इसमें कहा गया कि हम एक रूपता लाना चाहते हैं सिविल लॉज के मामले में, खासकर पर्सनल लॉज के मामले में, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने एक महत्वपूर्ण कम्युनिटी को, जो हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको अलग रख दिया। तो क्या ये हमें टारगेट करने के लिए तो नहीं लाया गया है?
देखिए, ये सारी बातें मैं समझता हूं कि कुछ लोग इनको जरूर चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनके अपने निहित हित हैं, और उसके लिए वो नहीं लोग तो उनके इस चीज पास को मजबूत चैलेंज ग्राउंड्स अवश्य हैं, करें। आपको लगता है ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पे वो तो चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, कुछ एक ग्राउंड्स तो जरूर ही निकल आएंगे। मैं भी समझता हूं, जब मैं इसका अवलोकन कर रहा था, जबकि मैंने अभी ब्लू ब्लू ब्लूप्रिंट नहीं देखा है, लेकिन कुछ एक बिंदु अवश्य हैं जिनकी वजह से चैलेंज, जैसा कि अभी यही बात है कि क्यों शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को उनसे जो अच्छे अधिकार दिए गए हैं, वो उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। और इस तरीके के दो तीन चार और चीजें निकल के आ सकती हैं इसमें भी। हर कानून में से कुछ चीजें चैलेंज की जाती हैं, ऐसा हमने देखा है प्राय। और ये क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने का भी बहुत प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, वो इसका एडवांटेज बट डिसएडवांटेज वो लेने की वो प्रयास पॉलिटिकल करते हैं। पार्टीज भी तो कह रही है कि बीजेपी इसलिए ला रही है क्योंकि वो इसका पॉलिटिकल फायदा चुनाव में उठाना चाहती है। जी हाँ, जी हाँ। मैंने बताया आपको, यही बात से मैं भी आप मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन परिपक्वता तो यही देती है बात, कि हमने देखा कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपने उसमें फायदा लेने का प्रयास अवश्य करेगी, बट एक आखिर में चाहे वो संजय जी, चैलेंज करके करें या वो उसका स्वागत करके करें। एक जरूर मैं कह रहा था कि आपको लगता है शाहबानो जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना एक ऐतिहासिक भूल जी, रही, वरना ये मामला वहीं सॉल्व हो जाता? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर हम उसका ओवरऑल करेंगे, उस पे उसका हम अगर पोस्टमार्टम करते हैं, उस वक्त की जरूरत वैसी थी, और उस वक्त की सरकार ने जो कदम उठाया, मुझे लगता है कि उनकी नजर में वो बिल्कुल परिपक्व था। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो हम ये इस तरह के बात कह सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है, समय के अनुसार ही लॉ जो है वो डायनेमिक होता है। लॉ आवश्यकता के अनुसार होता है। लॉ समाज की सेवा के लिए होता है, ना कि ऑल दिस किसी उसके लिए होता है। तो ये सही समय है, मुझे लगता है कि अब ये स्टेज आ गई है, और अब राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह के कानूनों की तो आवश्यकता है, जिससे कि कम से कम जो 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 दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, उनको न्याय तो मिल सके। अगर एक भी व्यक्ति दुखी है, तो मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा सा शर्म तो महसूस होनी चाहिए। सर एक चीज़ और मैं सुन रहा था कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार अपना कानून पारित कर देती, क्योंकि ये मामला कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के पास भी कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों के पास भी, मतलब राज्यों के पास भी अपना लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। अगर केंद्र सरकार कल के दिन ले आती है तो कानून तो फिर केंद्र सरकार का माना जाएगा, राज्य सरकार तो माना नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हमने देखा है कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों, अगर दोनों सरकारों के पास बट व्यवस्था है एक रूपता, कानून होने की, मतलब दोनों आप कानून आप आप चलेंगे। केंद्र सरकार की ही एक रूपता से चलेंगे, जो केंद्र सरकार की एक रूपता उसी आधार पर राज्य सरकार की होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि क्या है, देखिए, ये भारत देश विविधताओं का देश है। अगर कोई हमारे यहाँ पे कोई कमी है, कोई एक पर्टिकुलर चीज है जहाँ पे कोई कमी है, और वो केंद्र का लॉ हमारे कानून में नहीं अपने आप से दे पा रहा है, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तराखंड का कानून है वो लागू होगा। तो दोनों कानून साथ में चल सकते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। ओके। ऑफ कोर्स, अगर कहीं पे दोनों के बीच में द्वंद्व होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस होंगे, तब ऐसी स्थिति में केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती बहुत धन्यवाद संजय के जड्डा साहब, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने में। और अच्छा आपने आज अपने राज्यवासियों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा की, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, कई महत्वपूर्ण विषय होते हैं, कानून के जटिल विषय होते हैं, आप अमूमन देवभूमि डायलॉग के मंच पे आएंगे और इस तरह के विषयों पर अपनी बात रखेंगे। पुनः आपका बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और उत्तराखंड के बाद बहुत। आप कहा, जी बोलिए चड्डा साहब, बोलिए प्लीज। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और अपने प्रदेश की जनता को नमन करता हूं। धन्यवाद।
और उत्तराखंड के बाद अब कहा जा रहा है कि गुजरात और उसके बाद असम और उसके बाद कई और राज्य इसी दिशा में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल दिलचस्प देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल, ये जो कानून पारित हो रहा है यूसीसी का उत्तराखंड में, वो कैसा माहौल बनता है प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।